हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिवाकर वर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज मैं जो टॉपिक या जो चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं वो है 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है, जेईई नीट के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो ये चैप्टर बड़े ध्यान से समझिए, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, मजा भी बहुत आने वाला है। तो सबसे पहली चीज ये है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चैप्टर को समझने के बजाय रटने की कोशिश करते हैं। और मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से घबराते हैं, बिकॉज इसमें मैथमेटिकल पोर्शन इसका बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ी इसमें दिक्कत होती है। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर बढ़िया से आप समझते हैं और अगर आपका टीचर बहुत बेहतरीन है तो निश्चित रूप से आपको मजा आएगा इसमें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। हमारा जो ये चैप्टर है सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो जरा देखते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हमारे जो टॉपिक्स है वो कुछ इस प्रकार है। पहला जो टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी, दूसरा है हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर, कई स्टूडेंट्स को इसमें भी तकलीफ होती है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसको समझते ही नहीं है एग्जैक्टली, तो इस पे भी हम बात करेंगे। राउल्स लॉ को समझेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी जानेंगे, और लास्ट में एजियोट्रॉप्स। आज का क्लास में हम लोग इतने सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्लास, एकदम कहीं जाइएगा मत और इसको अच्छे से आप समझिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूबिलिटी। सबसे पहला जो पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। आखिर सोल्यूबिलिटी होता क्या है, आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं, समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, देन फिर हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। तो सपोज आपके पास क्या है, एक बीकर है। व्हाट डू यू हैव? आपके पास है एक बीकर, और ये जो बीकर है, अगर मैं बात करूं तो इस बीकर में आप ले लेते हैं पानी। पानी पानी रे, है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो ये पानी आप ले लेते हैं, और ये पानी जो है जब आप लेते हैं तो डेफिनेटली सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें डिसॉल्व करेंगे। पानी तो एज ए सॉल्वेंट आपने ले लिया, और अब हम इसमें डिसॉल्व क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें चलिए कर लेते हैं नमक, कर लेते हैं सॉल्ट, कर लेते हैं टेबल सॉल्ट, जिसको हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं। केवल सॉल्ट करने से काम नहीं चलता है, टेबल सॉल्ट बोलना पड़ता है, या फिर आप उसका फॉर्मूला दे दीजिए NaCl। सपोज आप इसमें नमक डिसॉल्व करते हैं, आप जानते हैं कि पानी में नमक घोला जा सकता है, इज दैट क्लियर? तो जब आप इसमें नमक घोलते हैं तो आप भी जानते हैं कि अगर हमने पानी का एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया है, सपोज 1 लीटर पानी हमने लिया, तो इसमें जब हम नमक डिसॉल्व करेंगे ना, तो आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसमें और ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि सपोज आपने पानी ले लिया, इसमें आप नमक डिसॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच 10 चम्मच, ऐसे आप उसमें नमक डिसॉल्व करते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें आप और नमक डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस वहीं पे आपको रुक जाना है ना, यू हैव टू स्टॉप देयर। क्या करना है, तो अब यहां पे आपको सोल्यूबिलिटी डिफाइन होगी कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम अमाउंट नमक का, मैक्सिमम अमाउंट जो आपने डिसॉल्व किया इस 1 लीटर पानी में, maximum amount of salt which have been dissolved by you in this 1 liter of water, तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो solubility of salt है in water। हाँ, इसमें एक बात और है कि आपको जो टेम्परेचर है T, इसको कांस्टेंट रखना होगा, है ना। क्यों कांस्टेंट रखना होगा? क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सोल्यूबिलिटी पे असर पड़ेगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। तो ये जो टेम्परेचर है, इसको जैसे नॉर्मली अगर आप रूम टेम्परेचर रखते हैं तो उस रूम टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन सोल्यूबिलिटी, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए जरा हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। हम लोग यहां पर सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, the solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature। 2-3 चीजें आपको क्लियर समझनी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, है ना, which can be dissolved in the specified, इसका अमाउंट भी फिक्स है, और स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी फिक्स्ड है कि कितने टेम्परेचर पे आपको ये करना है, तो इसको हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि ये जो सोल्यूबिलिटी है ये किन किन चीजों पे किन किन चीजों से ये इफेक्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी को इन ए सोल्यूशन। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला जो आप स्टेटमेंट इसमें देखेंगे
कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जब भी आप दो चीजों को आपस में, है ना, मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है आपका सोल्यूट। तो जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर कैसा है। अब आप कहेंगे कि सर नेचर मीन्स व्हाट, तो आइए बात करते हैं। एक रूल हम लोगों को पढ़ना होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। समझिएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एलडीएल रूल हम लोग इसको बोलते हैं, एलडीएल रूल हम लोग इसको बोलते हैं। एलडीएल रूल क्या कहता है कि एक जैसे जो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहां पर हम लोग अभी नमक और पानी का सॉल्यूशन तैयार कर रहे थे, तो यहां पर हम लोगों को क्या समझना है, तो यहां पे समझना है कि जैसे नमक जो है यानी NaCl, आपको सबको पता है कि ये आयनिक होता है। आयनिक होने का मतलब है कि ये पोलर नेचर का है। आयनिक में क्योंकि प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये सब होता है, तो ये पोलर नेचर का है। और वाटर भी जो है ये भी पोलर होता है, आपको सबको पता है। तो क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो काफी कुछ मैच करता है, इस वजह से नमक को हम बड़े आसानी से पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा डिसॉल्व होगा। अदरवाइज अगर हम कोई दूसरा सब्सटेंस ले लें, सपोज हम तेल ले लेते हैं, ऑयल, तो ऑयल जो होता है ना, वो आपको भी पता है कि ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, और इसलिए ये पानी में जब आप जाएंगे डिसॉल्व करने तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर ये डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका नेचर जो है मैच नहीं करता है। इसके बजाय ऑयल को आप किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले जाकर के डिसॉल्व कराएं तो बड़ी आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएगा, जस्ट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देयर आर नंबर ऑफ, है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आल्सो। तो यहां पर पहला जो रूल है वो क्या कहता है बच्चों, ये पहला रूल कहता है कि आपको फॉलो करना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो सोल्यूबिलिटी क्या होगी। द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये दो चीजें भी इफेक्ट करती हैं सोल्यूबिलिटी को। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। भैया टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, इसमें दो बातें मैं बताऊंगा, है ना। एक तो थोड़ा टेक्निकल है, उस पर अभी बाद में जाएंगे। पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की। नॉर्मल केस क्या है, सपोज हम लोग अभी एक सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार कर रहे थे ना, एक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे थे, और वो सॉल्यूशन क्या कर रहा था कि आपने 1 लीटर पानी ले लिया और इस 1 लीटर पानी में आपने क्या किया कि सॉल्ट डिसॉल्व किया। अब ये सॉल्ट डिसॉल्व किया, टेम्परेचर क्या रखा आपने, तो सपोज हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अमूमन ये हम लोगों ने एक टेम्परेचर ले लिया। इस टेम्परेचर पे अगर आप नमक को इसमें डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर पानी में, तो आप मैक्सिमम 357 ग्राम से 360 ग्राम तक आप नमक इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इस टेम्परेचर रेंज में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो। और अगर थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दें, सपोज ये टेम्परेचर के बजाय आप 100 डिग्री सेल्सियस ले लें टेम्परेचर, जिस पे पानी बॉइल होने लगता है, तो इस पे जो है आप अराउंड 391, है ना, 390, है ना, इतने ग्राम आप नमक डिसॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब हमने टेम्परेचर को रेज किया, बढ़ाया, तो क्या फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि जो सोल्यूबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हुई टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो टेम्परेचर का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, टेम्परेचर का असर तो पड़ा ना, टेम्परेचर यहां पे उसने इफेक्ट किया सोल्यूबिलिटी को, एक बात हो गई। अब आप कहेंगे सर वो कौन सी टेक्निकल बात है जो आप बताना चाहते थे, तो वो हम लोग अभी बात करेंगे कि देखिए क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है दो तरह के होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, दूसरे को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहां पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही हीट रिलीज कर रहा होता है, तो इसीलिए वहां पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर हम लोग एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है कि नहीं सोल्यूबिलिटी को, तो इसका जवाब है कि हाँ भैया ये इफेक्ट करता है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रेशर पे। प्रेशर थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको ये समझ लेना है कि अगर आप सॉलिड और लिक्विड इन दो चीजों को लेकर के सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं,
तो उसमें प्रेशर का कोई बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेशर जो है सॉलिड और लिक्विड को बहुत ज्यादा ये प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर बाय द वे आप गैसियस केस में जाएं, यानी कि सोल्यूट अगर आप गैस ले लें, तब तो भैया ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यानी खैर हमारा जो अल्टीमेट आंसर है वो मिल गया कि प्रेशर भी सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट तो करता है ना। ये अलग बात है कि वो गैस के केस में करता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोल्यूबिलिटी क्या है और ये किन किन चीजों पे है ना इस पर असर पड़ता है, किन किन चीजों का। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और आइए देखते हैं अगली स्लाइड में हमारे लिए क्या है। अगले स्लाइड में क्या है, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, वन क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर अस। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछ रहा है हमसे, क्या हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उससे ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पा रहे हैं। तो द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अभी हम लोगों ने सोल्यूबिलिटी पे बहुत सारी चर्चा की, डिस्कशन किया। तो क्या सोल्यूबिलिटी अगर हम किसी भी सब्सटेंस की किसी सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो वो किन किन चीजों पे है ना उसका प्रभावित होती है, किन किन चीजों से उस पर असर पड़ता है। तो आइए बात करते हैं। तो हम लोगों ने बात करी यहाँ पे कि टेम्परेचर का असर पड़ता ही पड़ता है, ओके है ना, प्रेशर का असर भी पड़ता है, नेचर का भी असर पड़ता है, यानी कि तीनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसका सीधा मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ओके। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है वो इफेक्ट करती है सोल्यूबिलिटी को। तो आई होप कि सोल्यूबिलिटी वाला जो पार्ट है वो मस्ट बी क्लियर आपको, और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे इसमें, ओके। देखिए मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें कि मजा आएगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोल्यूबिलिटी को थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए जब भी हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है डिसोल्यूशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों टर्म भी हम लोगों को समझना जरूरी होता है ना, व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूबिलिटी। अभी तक हम लोगों ने जाना कि सोल्यूबिलिटी पर किन किन फैक्टर्स का असर पड़ता है। यहां पर क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो कौन कौन से फेनोमेनन वहां पे होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं सॉल्यूशन के अंदर होती हैं, ये अब हम समझने वाले हैं। तो जब भी हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि दो तरह की घटनाएं घटती हैं, एक होता है डिसोल्यूशन, दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। सपोज हमने क्या किया कि पानी ले लिया, पानी में हम लोगों ने अभी नमक हमने घोला था, चलिए इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जस्ट फॉर ए चेंज। सपोज आप इसमें हम आपने चीनी ले लिया, शुगर ले लिया। तो शुगर को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक तो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता ही होता है, तो यानी पानी में चीनी घुलता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन एक साथ में और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि पानी में जो चीनी घुली हुई है वो चीनी जो है वो बाहर भी निकल जाती है। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे आपने पानी लिया एक गिलास और उस एक गिलास में आपने चीनी डाला, ठीक है। सपोज आपने पानी लिया और इसमें चीनी डाला। अब जब चीनी आप डाल रहे हैं तो ये चीनी जो है वो जाकर के हाइड हो जाती है, छिप जाती है, क्योंकि घुलने के बाद चीनी दिखता नहीं है, आपको चीनी दिखती नहीं है, तो चीनी इसका मतलब कहीं ना कहीं छिप रही है। तो ये छिपने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। कि हमने पानी में चीनी डाला और चम्मच को स्टर किया उससे, और जब वो पूरी तरह से घुल गया तो चीनी छिप गया, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमको ये पता चल गया कि डिसोल्यूशन तो भैया हो रहा है। लेकिन अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट भी है, और वो दूसरा पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या चक्कर है, तो चक्कर कुछ नहीं है। सपोज आपने पहला चम्मच चीनी का डाला पानी में और उसको अच्छे से स्टर किया और वो घुल गया। लेकिन जब दूसरा चम्मच आप डालेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि पहले चम्मच चीनी को घोलने में जितना टाइम लगा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा दूसरी चम्मच चीनी को घोलने में। तो ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप दूसरा चम्मच आप चीनी का डालते हो ना तो वो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में जाते हैं, तो पहले से जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और जब वो ऐसा होता है ना तो जो पहले से डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं उसमें से भी कुछ पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते टकराते कोलाइड करते हुए, है ना, तब जाकर के पूरा का पूरा चीनी फिर डिसॉल्व होता है। यानी कि यहां पर ज्यादा टाइम लगेगा। और फिर तीसरे चम्मच अगर आपने गलती से डाल दिया तो फिर उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में चीनी के घुलने का प्रोसेस और चीनी जो घुली हुई है उसके क्रिस्टल के बाहर निकलने का प्रोसेस भी होता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो व्हेनेवर यू ट्राई टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन,
स्पेशली कि आप जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि दो प्रोसेसेस होती हैं एट द सेम टाइम, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, शुरू में इनिशियली जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो फास्ट होता है क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस होता है, लेकिन जैसे जैसे स्पेस में कमी आने लगती है ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस स्लो होता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब दोनों की रेट यानी कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाता है द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको समझेंगे, है ना, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन becomes equal to the rate of crystallization। ओके, तो ये जब स्टेज आ जाता है, जब दोनों का जो रेट है वो इक्वल हो जाए, तो उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। जी हाँ, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और उसमें वो एस्टैब्लिश होता है बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो नाउ आई थिंक कि सोल्यूबिलिटी आपको काफी हद तक क्लियर होती जा रही होगी, क्यों, है ना? बिल्कुल। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे और अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया कि जब भी आप एक लेते हैं, यहां पर सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश करते हैं, सपोज आपने पानी ले लिया और इसमें आपने इस बार शुगर डिसॉल्व किया, तो आप भी जानते हैं कि टेम्परेचर का असर पड़ता है और टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं शुगर जो है उतना ज्यादा डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज आपको और समझना है। क्या समझना है कि दो तरह के सॉल्यूशन हो जाते हैं, है ना, और उस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आप लोग जान लीजिए, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीजें आपको जाननी है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें आप और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, मींस अनसैचुरेटेड मतलब मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ओके, तो ये आपका हो गया कैन बी डिसॉल्व, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन है जिसका लिमिट जो लिमिट पे आ चुका है, जिसमें आप और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, मींस यू कांट डिसॉल्व मोर सोल्यूट, मोर सोल्यूट कांट बी डिसॉल्व, मोर सोल्यूट कांट बी डिसॉल्व। तो ये दोनों चीजें क्लियर। अब आप कहोगे कि सर जी जरा ये भी बता दीजिए कि सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो बड़ा सिंपल मैं बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, खासतौर पे इंडोथर्मिक सॉल्यूशन के केस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, यानी वो अपने लिमिट पे आ चुका है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को रेज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर को रेज करेंगे तो हम लोग और सोल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाने के क्रम में मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप फाइनल लिमिट पे पहुंच जाते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर भी अब और ज्यादा सोल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता, तो उस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिस पे आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें और ज्यादा सोल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आप सपोज सॉलिड लेते हैं, सपोज सॉलिड को आप डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, लिक्विड को लेकर के आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं एज ए सोल्यूट, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को लेकर के आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि इन पर प्रेशर का कोई इंपैक्ट या प्रेशर का कोई असर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इन दोनों पर, सॉलिड और लिक्विड पे, प्रेशर का नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है इन जनरल केसेस।
इसलिए इनका तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गैस को एज ए सोल्यूट लेते हैं, गैस को सपोज आपने पानी ले लिया, उस पानी में आपने गैस को डिसॉल्व करना शुरू किया, तो वहां पर प्रेशर का असर देखने को मिलता है। और उसमें भी हम लोग आगे बात करेंगे, अभी हेनरीज लॉ आने वाला है, तो क्यों हम उनका क्रेडिट पहले ले लें। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हेनरीज लॉ में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में और बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा और हम लोग को बहुत मजा आगे भी आने वाला है। एक और चीज लास्ट यहां पर सोल्यूबिलिटी पे आ गई और वो है ग्राफ ऑफ सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, तो ये ग्राफ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है जरा देखिएगा। यहां पर शुगर है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये सब कंपाउंड्स हैं और ऑलमोस्ट जितने भी आप देखें सब पोलर नेचर के हैं। इनको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या होती है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि टेम्परेचर को हम लोग जब बढ़ाते हैं तो नॉर्मली सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ग्राफिकली देखो, ग्राफ जो होता है ना, एक ग्राफ टेल्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना। एक ग्राफ से कई सारी चीजें क्लियर हो जाती है, इसलिए ग्राफ जो है ना उसको हमेशा फॉलो किया करो, है ना। उससे बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत सारी चीजें एक बार में, एक नजर में हम लोग समझ लेते हैं। नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग आ गए वापस वहां पे सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आ गई वो चर्चा और वो है हेनरीज लॉ। देखो हेनरी क्या थे, हेनरी वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इनसाइड अ लिक्विड। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी के बारे में स्टडी किया और ऑथेंटिक उन्होंने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दी, है ना, अपनी जानकारी दी और उस आधार पर एक लॉ उन्होंने तैयार किया और उसी को हम हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेनरी जो है वो क्या कहता है जरा देखिएगा। हेनरी लॉ कहता है कि हेनरीज लॉ डील्स विथ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाट डज दिस डू, है ना। हेनरीज लॉ डील्स विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस। ओके, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक बीकर है, एक कंटेनर है, वैसे आप यहां भी देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है कि हम लोग अगर पानी ही ले लेते हैं, सपोज वाटर हमने ले लिया, अगर वाटर ले लेते हैं तो वाटर में अगर हम कोई गैस की बात करें तो वो गैस उसमें डिसॉल्व हो रही है कि नहीं और किस अमाउंट में डिसॉल्व होगी, क्या क्या चीजों का असर पड़ेगा, इसी के बारे में इन्होंने स्टडी किया और कहा कि अगर आप किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेशर जो है वो क्या करता है, देखिए यहां पर अगला पॉइंट है, स्टेटमेंट देखिए, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस, the solubility of a gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। तो यहां पर समझिएगा कि अगर हम एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, चूंकि उसको रखना पड़ेगा तभी हम प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी कर पाएंगे, तो यहां पर किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है इनसाइड अ लिक्विड, है ना, वो क्या होती है कि प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रेशर जितना बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। ये बहुत ही, है ना, सिंपल और सटीक बात है और इसको कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो आपके सामने मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिएगा यहां पर उन्होंने दिखाया कि हमारे पास एक लिक्विड है, ये ऑरेंज कलर का आपको लिक्विड दिख रहा होगा और ये ग्रीन कलर के जो ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो बॉल्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाले जो बॉल्स हैं ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम एक लिक्विड लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी खाली जगह दे देते हैं और उसके ऊपर हमने लगा दिया एक पिस्टन, और ये एयर टाइट पिस्टन होता है, यानी कि ये पिस्टन ऐसा पिस्टन है कि इसमें से हवा अंदर और बाहर नहीं आ जा सकती। ओके, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक लिक्विड है और एक पिस्टन लगा हुआ है और ये जो पिस्टन और लिक्विड है इसके बीच में भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ लिक्विड में भी डिसॉल्व है। अब क्या हो रहा है कि हम पिस्टन पे प्रेशर डालते हैं और पिस्टन को हम नीचे की ओर धकेलते हैं,
तो क्या होगा, तो डेफिनेटली पहले लिक्विड और पिस्टन के बीच में जो जगह थी वो जगह घट रही है, कम हो रही है, और इसमें जो गैस के मोलिक्यूल्स है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो बाहर तो नहीं निकल सकते ना, उनको तो मैं बाहर निकलने नहीं दे रहा हूं क्योंकि पैक्ड मैंने सील्ड किया हुआ है, तो आखिर वो जा कहाँ रहे हैं, तो वो जो मोलिक्यूल्स हैं जो इस पीरियड में थे या इस पार्ट में थे, वो मोलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, लिक्विड में जाकर के और ज्यादा डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्रेशर डालने से गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के अंदर और ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, यानी कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इनसाइड अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना, ऑन द गैस एबव इट्स सरफेस। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो जितना ज्यादा होगा गैस उतना ज्यादा क्या होगी, डिसॉल्व होगी। किसमें, पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर। ओके, तो ये इन्होंने, है ना, इस चीज को एक्सप्लेन किया, और इस पर एक हम लोग जो है मैथमेटिकल इक्वेशन भी तैयार करते हैं। एक बहुत रिनाउंड केमिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, तो डाल्टन ने भी कुछ इसी से मिलता जुलता कुछ एक अपना लॉ दिया था, डाल्टन्स लॉ। तो इन दोनों को मिक्सअप करके एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला गया जिसको हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ढाला गया। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सपोज हमारे पास कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में गैस के एक्स मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व है, यहां पे एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन अगर डिसॉल्व है और गैस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, यहां पे लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है उस गैस का जो प्रेशर है वो P है, तो P जो होगा वो X के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ही ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपको सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को शो करने का एक मेथड है, ये हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो प्रेशर है ना, कहां, कौन सा प्रेशर, जो सरफेस के ऊपर गैस मौजूद है उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, तो जो गैस लिक्विड में घुली हुई है उसके मोल फ्रैक्शन के, तो ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया, हेनरी के लॉ के रूप में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, तो अब KH इंटू एक्स में ये KH क्या है, तो ये KH जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, आई थिंक ये क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है लेकिन बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है। तो ये जो है प्रेशर, है ना, ऑफ द गैस एबव द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनसाइड द लिक्विड। और इसको जब हम एक इक्वेशन के रूप में डेवलप करते हैं, है ना, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बाय यूजिंग ए कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है और ये हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि कौन सी गैस कितना ज्यादा सोल्यूबल है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। तो इसलिए इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, इसको भी अच्छे से समझ करके और इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम लोग को यूज करना है। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड पे आपको आपका वेट कौन कर रहा है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। अभी मैंने जो इक्वेशन आपके सामने डिराइव किया उस इक्वेशन में अभी जस्ट आया था, है ना, हेनरीज कांस्टेंट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, और इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारे, है ना, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में भी और जेईई नीट में भी इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो यह है कि यूनिट क्या है, किसका, KH का। KH मतलब क्या, तो KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो ये जो KH है इसका यूनिट क्या होगा, तो आइए जरा देखते हैं यूनिट क्या होना चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू KHX, यही ना है ना भैया, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जरा आप यहां पे ऐसे समझो कि हम अगर KH की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा P बाई एक्स, एज सिंपल एज दैट। और आप सभी जानते हो कि X का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अगर ये यूनिट लेस है तो फिर बचा कौन, प्रेशर। तो इट मींस
कि जो केएच का यूनिट होगा इट विल बी एज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर्स यूनिट। ओके, यानी कि केएच यानी हेनरीज कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो प्रेशर के यूनिट के समान ही होगा। वही चीज यहां पे मेंशन भी किया गया है कि यूनिट ऑफ केएच इज सेम एज दोज ऑफ प्रेशर, जो कि टॉर भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, या और भी कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे पास्कल है ना, एमएमएचजी है। तो प्रेशर के तो कई सारे यूनिट्स हैं, तो जो यूनिट प्रेशर का होगा वही यूनिट हो जाएगा आपका केएच का। इज दैट क्लियर? तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी है, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा है कि डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएच। अब आइए जरा इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, अलग अलग गैसें हैं, आपको पता है कि अगर गैसेस अलग अलग हैं तो डेफिनेटली उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। यानी कि एक तरह से आप ऐसे समझो कि जो अलग अलग गैसें हैं, कोई गैस हल्की होगी, कोई गैस भारी होगी नेचुरली। तो अगर गैसेज की डेंसिटी अलग अलग है, उसका जो समझिए कि जो हेवीनेस है वो अलग अलग है, तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि हम पानी ले लेते हैं और इस पानी में हीलियम गैस अगर डिसॉल्व करें और एट द सेम टाइम हम जो है ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व करें, तो एज कंपेयर टू हीलियम गैस जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा डिसॉल्व होगी, क्योंकि हीलियम गैस की तुलना में ऑक्सीजन हेवियर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी तो डेफिनेट है कि केएच का वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच। अब आगे प्रोसीड करें, अगले इसके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। द केएच वैल्यू ऑफ ए गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड इट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, सॉल्वेंट पे भी असर पड़ता है और टेम्परेचर का भी असर पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर घटाएंगे, तो आपको पता है ना कि सोल्यूबिलिटी पर असर पड़ता है। अब जरा सोचो ना भैया, सब चीज आप जो है ना समझते हो कि मुश्किल है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती है भैया, बहुत आसान है। आप ऐसे समझो, यहां पर अगर हम देखें तो x बराबर क्या होगा, P/KH। तो सिंपल बात है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो कहीं ना कहीं है ना इफेक्ट होगी KH के वैल्यू से, और KH की जो वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी x से, यानी सोल्यूबिलिटी से। तो हम लोग यहां पे समझ रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमको पता है कि सोल्यूबिलिटी घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, कई बार बढ़ती है। तो जनरली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और अगर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, केएच की वैल्यू पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ केएच या केएच वैल्यू ऑफ ए गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाइज भी डिफर करता है, उसको अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा, टेम्परेचर पे भी इसका असर पड़ता है। अब सॉल्वेंट वाइज कैसे असर पड़ेगा, आप ऐसे समझो। जैसे अलग अलग लिक्विड्स अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास हनी है, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है। हमारे पास वाटर है, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप भी जानते हैं कि जिस लिक्विड के अंदर ज्यादा स्पेस होगा वहां पर गैस ज्यादा इजिली है ना डिसॉल्व होगी। ओके, इसलिए पानी में गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है। इज दैट क्लियर? तो सॉल्वेंट अगर हम चेंज करते हैं तो उसका भी इंपैक्ट केएच वैल्यू पे पड़ेगा, क्योंकि उसका इंपैक्ट सोल्यूबिलिटी पे भी पड़ता है। इज दैट क्लियर? एंड उसके बाद से है ना एक आपको यहां पर वैल्यू वाइज समझाया गया है कि हायर द वैल्यू ऑफ केएच ऑफ ए गैस लोअर विल बी इट्स सोल्यूबिलिटी। अभी हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने कि अगर हम यहां पर x इज इक्वल टू देखें तो P/KH है। तो KH के क्या है, x जो है यानी सोल्यूबिलिटी जो है, मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि KH की वैल्यू जितनी 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 बढ़ेगी है ना, x की जो वैल्यू है उतनी ही घटेगी। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये हमारे पास जो KH है यानी हेनरीज कांस्टेंट, उसके कुछ यहां पर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आई होप कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, और ये अब आ गया लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए, हर लॉ के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको रोकती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें हेनरीज लॉ जो है वो फेल कर जाता है, जहां पे ये काम नहीं करता? तो कौन सी है, आइए देखते हैं। तो यहां पर ये देखिए क्या है, हेनरीज लॉ इज वैलिड
ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला क्या है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज नॉट टू हाई। देखिए प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है, समझिए प्रेशर जब बहुत ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो मैक्सिमम गैस है वो डिसॉल्व हो चुकी होगी, तो उस कंडीशन में हेनरीज लॉ इफेक्ट नहीं करेगा। प्लस प्रेशर जब हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जब हम बहुत ज्यादा घटा देते हैं, तो कोई भी गैस जो है ना वो ऑलमोस्ट लिक्विफाई होने की तरफ प्रोसीड करती है। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, तो जो गैस है वो क्या होगी, वो लिक्विफाई होने की तरफ जाएगी। तो जब वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हम गैस की सोल्यूबिलिटी का कोई मतलब नहीं बनता है वहां पे, इसलिए वहां पे हेनरीज लॉ की वैलिडिटी का कोई मतलब नहीं है। तो प्रेशर जो है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, और एट द सेम टाइम मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए। गैस शुड नॉट गो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, यानी कि जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर ले। जब रिएक्शन कर लेंगे तो वो सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, तब तो उसमें एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए अगर वो गैस जो है वो रिएक्ट कर लेती है सॉल्वेंट के साथ, तो फिर ये सॉल्यूशन का वहां पे मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए वहां पे भी हेनरी लॉ जो है उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है वहां के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि कुछ गैसें ऐसी हैं पानी में गए तो वो टूट गई, अब जब टूट गई तो फिर वहां पर दो नई नई गैसें बन गई, ऐसा होता है, तो फिर उस कंडीशन में भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब हेनरीज लॉ सही ढंग से है ना अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसके बियॉन्ड, इसके अलावे जाकर के ही हम लोग को हेनरी लॉ को अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, और वो जो टॉपिक है ना, वो आप लोग को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। उस पर काफी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें नीट में भी आ जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं अगले स्लाइड में आपके लिए क्या है। यहां पे है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए पहले के टाइम पे लोगों को यह बात नहीं पता थी कि प्रेशर बढ़ा करके हम गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ा सकते हैं इनसाइड अ लिक्विड। लेकिन जब हेनरी हमारे जो चाचा थे उन्होंने जब ये बात हम लोगों को बताई, तभी जाकर के उसके बाद से हम लोगों ने ना सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और कोल्ड ड्रिंक्स में एग्जैक्टली होता क्या है आप जानते हैं कि हाई प्रेशर देकर उसमें CO2 गैस फिल कर दी जाती है इनसाइड द लिक्विड और सॉल्यूशन। और जब वो हम लोग खोलते हैं तो आप देखते होंगे अक्सर कि जब भी हम एक कोल्ड ड्रिंक की या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ढक्कन को खोलते हैं तो अंदर से गैस बाहर निकलने लगती है। क्यों निकलती है भैया? इसलिए क्योंकि वो जो गैस फिल की जाती है वो हाई प्रेशर पे की जाती है, और जब भी हम लोग ढक्कन को खोलते हैं तो अंदर का जो प्रेशर है वो तेजी से घटने लगता है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो कम है। तो जब गैस का प्रेशर घटेगा तो आपको पता है कि प्रेशर जब कम होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और सोल्यूबिलिटी घटेगी, इस वजह से वो गैस क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। यहाँ पे ये देखिए बुलबुले बने हैं, बबल्स बने हैं। तो ये बबल्स क्या है? ये बबल्स CO2 गैस के हैं जो कि इसके अंदर घुले हुए थे, और प्रेशर के घटने के कारण, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर आ गया ना, तो प्रेशर के घटने के कारण ये बबल्स जो है क्या हो गए, बाहर निकलने लगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हेनरीज का लॉ अप्लाई होता है। उसी के लॉ को अप्लाई करके सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और आज हम और आप पीते हैं। इसके बाद से अगला जो इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है वो है स्कूबा डाइवर्स के केस में। देखिए क्या होता है कि जो भी स्कूबा डाइवर्स है, एक तरह से आप ये समझिए खोजी गोताखोर, जो कि समुद्रों में बहुत गहराई में नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जब वो नीचे की ओर जाते हैं तो अक्सर आप जानते हैं कि पानी में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, फिर पानी का भी प्रेशर होता है। ये दोनों जो प्रेशर होते हैं ना हमारे ऊपर बढ़ते जाते हैं। और आपको भी पता है कि जब हम पानी में अंदर की ओर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर भी तो भैया एक लिक्विड है, ब्लड। और ये जो ब्लड है इसमें क्या होगा कि हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस के अंदर जो है हवा जा रही है, जो गैस जा रही है ना, वो जाकर के ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। बिकॉज वेन एवर द प्रेशर इंक्रीजेज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है हमारे ब्लड में जो गैसेज का सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है हमारे ब्लड में। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, असली गेम तो इसके बाद है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो वापस लौटना शुरू होते हैं ना, तब समस्या होती है।
जब वो वापस लौटना शुरू करते हैं तब क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, और जब प्रेशर डिक्रीज होता है ना तो फिर उनके साथ दिक्कत होती है कि वो जो गैस है जो घुली हुई है जब वो बाहर निकलती है ना तो बड़ा दर्द होता है, बहुत ही पेन होता है, क्योंकि जो नलियां है ना, जिनके थ्रू होकर के गैस निकलती है, अब समझिए कि जो हमारे शरीर में है ना जो नलियां हैं बहुत ही पतली पतली, इनसे होकर के जब गैस बाहर निकलती है तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो उन गैसेज को रोकने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते में आते हैं, जिसके वजह से वो गैस जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, और वहां पर क्या होता है कि ये जो नलियां है वो फैलने लगती है। मतलब कुछ इस तरह का सीन बन जाता है, और फैलने की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जब भी ये स्कूबा डाइवर समुद्र से बाहर की ओर आते हैं ना तो उनको ऐसे ही बहुत ज्यादा पेन होता है। पहले लोग नहीं समझ पाते थे कि आखिर ये पेन क्यों हो रहा है, लेकिन जब हेनरीज लॉ आया तब जाके ये पता चला कि उनको ऐसा पेन क्यों होता है ना। और कई बार तो ये पेन इतना ज्यादा होता है जबकि लोगों की जान चली जाती है ना। इस समस्या को हम लोग बेंड्स कहते हैं। तो जब हम लोग को ये पता चला कि प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये है ना हमारे जो स्कूबा डाइवर्स है बेचारे, है ना, वो जो अंदर जा रहे हैं प्रेशर बढ़ने के कारण जो ज्यादा गैस घुल जाती है, उस गैस के निकलने से है ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो जो ब्लड वेसल्स हैं या एक तरह से कहिए कि जो पाइप्स हैं वो फैल जाते हैं और फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि कहा गया कि इनका जो ऑक्सीजन टैंक है उसके मिक्सचर को चेंज किया गया। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों के पास जो भी ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 21% है, करेक्ट। 78% नाइट्रोजन है, बाकी 1% में अदर गैसेज हैं। यहां पे क्या किया जाता है कि इसमें हीलियम गैस का अमाउंट बढ़ाया जाता है ना। 11% तक हीलियम गैस जो है इसमें डिसॉल्व की जाती है, इसके टैंक में डाली जाती है। क्यों? इसलिए। और नाइट्रोजन गैस को घटाया जाता है, नाइट्रोजन गैस को जो है 56% पे लाया जाता है ना, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वही मेन इश्यू क्रिएट करती है। ऑक्सीजन तो चलिए अगर बॉडी में रह भी जाए फिर भी वो कंज्यूम हो जाएगा, उसका तो जरूरत हमको है, लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए नाइट्रोजन के अमाउंट को कम किया गया और हीलियम के अमाउंट को बढ़ाया गया, और इस तरह से है ना, क्योंकि हीलियम हल्की गैस है तो जब वो बाहर आते हैं तो उनको उस हीलियम गैस को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक बार कोई गैस जब निकल जाती है ना तो फिर क्या होता है कि रास्ता एक तरह से तैयार हो जाता है, तो बाकी गैसेस भी इजीली निकलती है। और फाइनली माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा जिनको कि एनॉक्सिया की प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहाड़ों पे रहते हैं, ऊंचाइयों पे रहते हैं, और आप भी जानते हैं कि मैदानी भागों के अलावा अगर की बात करें, है ना, जो सपाट एरियाज हैं, प्लेन एरियाज हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। और पहाड़ों पे अगर आप जा रहे हैं, इफ यू लिव ओवर माउंटेन्स, तो वहां पे क्या होता है कि पहाड़ों पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप हाइट पे रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन गैस है वो कम घुलती है, और हमारे दिमाग के पास भी ऑक्सीजन कम पहुंचता है। अब जब दिमाग के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो क्या होगा कि हमारा दिमाग सही ढंग से काम नहीं करेगा और हमारा माइंड स्लो हो जाएगा। इस समस्या को हम कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। और खास तौर पे जो भी लोग माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो हाइट पे जाते हैं, उनको भी ये कई बार समस्या होती है। हालांकि इसका कोई उस तरह का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन है ना, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम हाइट्स पे जाएं या रहें तो हम लोग क्या करें कि अपने, है ना, अपने ऑक्सीजन टैंक को और या ब्रीदिंग जो चीजें हैं, ब्रीदिंग वाली जो चीजें हैं वो साथ में लेके जाएं, ताकि हम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, और हम ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग करें ताकि ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में भरपूर मात्रा में रहे। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग आगे और बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।